हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद। क्या हाल है आप सभी के? हाँ, क्लास स्टार्ट हो गई। आज गलती से क्या हुआ कि मैंने जो आपके बाद वाली क्लास है उसको पहले स्टार्ट कर दिया। उनसे गुड मॉर्निंग हो गई, सब बातचीत हो गई, फिर बोल रहे हैं सर आज हमारी क्लास जल्दी क्यों चालू कर दिया आपने। फिर मैंने देखा तो अरे, मैंने कहा यार गड़बड़ हो गया है। तो उन लोगों की क्लास आज 5 मिनट ले ली, फिर याद आया कि उनकी क्लास तो 11 बजे होती है। तो कंफ्यूजन में क्लास गलत चालू हो गई थी आज। चलिए, खम्मा घड़ी सब बढ़िया है। चलो करते हैं शुरुआत। स्वागत आप सभी का। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 124 आपके सामने है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ और एक को 20% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। फाइंड टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कभी भी ध्यान रखिए, अगर परसेंटेज सेम परसेंट है और एक पे प्रॉफिट है और एक पे लॉस है, एक प्रॉफिट में है एक लॉस में है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा लॉस में आता है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा कैसे आता है? लॉस में आता है, हमेशा याद रखिएगा। और इसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है? जो भी परसेंटेज है उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन कब? जब परसेंटेज सेम होगा और एक प्रॉफिट होगा और एक लॉस होगा। ठीक है, तो आपके पास एक 20% प्रॉफिट है, 20% लॉस है, तो 20 का करिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो 20 का स्क्वायर यानी 400 डिवाइडेड बाय 100। आंसर इज वेरी सिंपल, 4%। और वो आंसर हमेशा लॉस में ही आएगा। ये मैंने आपको शायद परसेंटेज में भी सिखाया था। 5% नहीं, 4% लॉस। मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में भी सिखाया था कि कभी भी अगर सेम परसेंटेज है, एक इंक्रीज एक डिक्रीज है, तो आंसर ऑलवेज डिक्रीज में आता है। वही कंसेप्ट यहां भी है। ठीक है भाई, सिंपल है। इसका आंसर बिना पेन उठाए बता दो। बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। 4% लॉस। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और उसको 100 से डिवाइड करोगे, आंसर इज 5.76% का लॉस। आंसर सी, 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। लाभ और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करें। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मजा आ जाएगा। ठीक है, 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, एक बात। दूसरी बात, 10 वस्तुओं पे दिया जाने वाला डिस्काउंट 5 पर दिए जाने वाले प्रॉफिट के बराबर है। तो आप यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों के रेशो बना सकते हो। यहां पे कॉस्ट प्राइस है, नीचे आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 9 के बटे में 12, 3 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 से कैंसिल होगा 4 बार, तो यह आ जाएगा आपका 3/4। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ गया? 3/4, 3/4। ऐसे यहां पे अगर आप एक तरफ ले लेते हो डिस्काउंट और एक तरफ ले लेते हो प्रॉफिट, तो रेशो क्या आएगा? रेशो आएगा 1/2। रेशो क्या आएगा? 1/2। दोनों बातें समझ में आई? मैंने अभी कुछ नहीं करा, जो लिखा हुआ था बस वही का वही वहां पे उतार दिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 3 3 जा 3 4 जा 3/4। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो 1/2। अब आपको मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले दिन सबसे फर्स्ट चीज जो बताई थी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट या लॉस होता है।
और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही डिस्काउंट होता है। अब अगर ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, और यहां पे अगर ये 4 आपको दिया हुआ है और यहां पे आपसे कहा गया है प्रॉफिट, तो देखो प्रॉफिट यहां पे कितना होना चाहिए, प्रॉफिट 2 होना चाहिए और डिस्काउंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में यहां आप जो भी रखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। तो एक काम करते हैं, इनके बीच के डिफरेंस को 2 बनाने के लिए इन दोनों को डबल कर देते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अभी 1 का डिफरेंस है, डबल कर देंगे 2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6, 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8। तो देखो अगर कॉस्ट प्राइस 6 हो तो सेलिंग प्राइस 8 होगा एंड द डिफरेंस इज 2, प्रॉफिट 2 का हो रहा है, सही है। अच्छा, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस में 1 का डिफरेंस चाहिए, तो सिंपल इसको क्या बना देते हैं, 9 का बना देते हैं, तो इनमें डिफरेंस कितने का आ गया, 1 यूनिट का आ गया। दोनों बातें हमने सेटिस्फाई कर दी है ना भाई। इनका रेशो 3 और 4 होना चाहिए, जो कि है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 का डबल तो 4 का डबल, तो इनके बीच का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट कहलाएगा ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट होना चाहिए विच इज 2, तो वो आ गया। इनके बीच का डिफरेंस डिस्काउंट कहलाता है, जो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो भी आ गया, सारी बातें सही है। अब इन्होंने बोला क्या है, लाभ के प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में आपको डिफरेंस बताना है, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहां पे निकालते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का, और प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, 6 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, सो द प्रॉफिट इज 33.33%। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 1 का, और डिस्काउंट हमेशा देते हैं मार्क्ड प्राइस पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 11.11%। 33.33 में से 11.11 गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 22.22% इज द आंसर। अब बताइए समझ में आया कि नहीं। बहुत बहुत बधाई हो भाई अतुल कुमार, एसएससी सीपीओ सिलेक्शन मतलब प्री क्वालिफाई। ओके ठीक है, यहां तक समझ में आ गई ये बात। प्रॉफिट कितने का, 2 यूनिट का 6 पर 33.33%, डिस्काउंट 1 यूनिट का 9 पर 11.11%, दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 22.22 का। हाँ चलिए बधाई हो भाई, जिनका भी सीपीओ निकला है बधाई हो। चलें आगे, पढ़िए इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से, मन लगा के ध्यान लगा के इस सवाल को पढ़ो, फिर इसको अपन लोग मिलके सॉल्व करते हैं। पढ़ लिया। मुकेश ने 2017 में एक ही कीमत पर 10 साइकिलें खरीदी। उसने इनमें से 6 को 25% के लाभ पर और शेष 4 को 25% की हानि पर बेचा। यदि उन्होंने 2000 रुपए का कुल लाभ कमाया तो उसकी साइकिल की खरीद मूल्य कितनी थी, साइकिल कितने की उसने खरीदी, यह आपसे पूछा गया है। एक बात समझो आप,
6 साइकिल्स पे उसने प्रॉफिट कमाया और 4 साइकिल्स पे उसको लॉस हुआ। पढ़ा आपने ध्यान से? 6 बाइसिकल्स पर 25% का प्रॉफिट हुआ और 4 पर उसे 25% का लॉस हुआ। तो 6 पे प्रॉफिट हुआ, 4 पे लॉस हुआ, अल्टीमेटली 2 बाइसिकल्स का ही प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ और हर बाइसिकल पे 25% वो अर्न कर रहा है। तो 2 पे कितना अर्न करेगा? 50% करेगा। जबकि रियल में कितना अर्न कर रहा है? रियल में 2000 रुपए अर्न कर रहा है, 2000 रुपए कमा रहा है। तो 2000 रुपए अगर 50% तो 100% क्या आंसर आएगा आपका? 4000, 4000, 4000 आपका आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? हाँ, भाई 6 पे प्रॉफिट हुआ, 4 पे लॉस हुआ, अल्टीमेटली बची तो 2 ही अपने पास। दो पर फायदा हो रहा है, हर एक पर 25%, तो 2 पे 50%, 50% की वैल्यू 2000 है, तो 100% कितना होगा? 4000। बस इतना सा काम करना था। अच्छा सत्यम, अच्छी बात है, बिहार में बुक पहुंच गई है। ओके, ठीक है। ए ने 12.5% लाभ पर बी को एक वस्तु बेचा। बी ने 16 सही 2/3% के लाभ पर सी को बेचा। सी ने डी को 2200 रुपए की हानि पर बेचा। डी 60% लाभ पर ई को बेच दिया। ए और ई के लिए लागत मूल्य बराबर है, तो बी को कितना लाभ मिलेगा? देखो, एक आपके पास ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है। ऐसे सब अलग अलग सज्जन बैठे हुए हैं, ठीक है। ए ने 12.5% लाभ पर बी को एक वस्तु बेची। तो ए से बी पे गई 12.5%, यानी 1/8। कि अगर इसने 8 में खरीदा होगा तो इसको कितने में दिया होगा? 9 पर। 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 का मतलब कि 8 से 9 पे चला गया, ठीक है। फिर बी ने 16 2/3% के लाभ पर सी को बेचा। तो 16 2/3% का मतलब 1/6 होता है ना। अब मेरे सामने एक समस्या क्या है कि मैं अगर 9 का 1/6 निकालूंगा तो ये 1.5 आएगा, है ना, 1.5 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये 10.5 बन जाएगा। मैं अभी इसका भी आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, है ना। 9 से 1/6 ज्यादा किसके पास गया? सी के पास गया। सी ने डी को 2200 के लॉस पे बेचा। सी ने डी को 2200 रुपए के लॉस पे सेल किया और डी 60% लाभ पर ई को बेच देता है। डी जो है 60% प्रॉफिट पर, 60% प्रॉफिट पर ई को बेच देता है। 60% का मतलब 3/5 होता है, यानी 5 रुपए की चीज को इसको बेचा 8 में। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये दोनों अपने आप में सेपरेट हो गए। डी ने 60% लाभ पर ई को बेचा। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5 पर 3 कमाया, तो ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। आगे क्या बोला है? ए और ई के लिए लागत मूल्य बराबर है। ए और ई क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखो, ए और ई बराबर भी मुझे दिख रहा है, तो यहां पे हमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब ये पांचों कनेक्टेड हो गए, क्योंकि उन्होंने बोला ए और ई बराबर है, और ए और ई वैसे भी बराबर हो रहे हैं। ए की वैल्यू भी 8 है, बी की वैल्यू भी 8 है, यानी सब सही है ना। इसका मतलब ए 8 है, बी 9 है, ये 10.5 है, ये 5 है, और ये कितना है? 8 है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। अब इन्होंने क्या बोला? सी ने डी को 2200 के नुकसान पे बेचा, तो 10.5 में से 5 गया, यानी यहां पे कितने का लॉस हुआ? 5.5 का। जबकि रियल में कितने का लॉस हुआ? 2200 का, 2200 का।
तो बी को कितना लाभ मिलेगा? अभी समझना, अभी आंसर बहुत दूर है आपका। 1 की वैल्यू निकालो। तो 2200 को 5.5 से डिवाइड करो, ये हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, 11 से 5 बार, 11 से 2000 बार, और 5 से काटोगे तो 400 बार, है ना। ये आ जाएगा आपका 2000 और 5 यानी 400। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 400 है। एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू आपकी 400 हो गई, है ना। अब आपसे बोला है कि बताओ यहां पे बी ने, एक मिनट, बी को कितना लाभ मिलेगा? बी को कितना लाभ मिलेगा? तो बी ने कितना लाभ कमाया? बी ने लाभ कमाया 1.5। एक की वैल्यू 400 है, एक की वैल्यू 400 है, तो 1.5 की वैल्यू कितनी? तो प्रॉफिट ऑफ बी इज ₹600। दिस इज योर आंसर। आया खेल समझ में? ठीक है भाई। सी ने डी को 2200 के लॉस पर बेचा। दोनों में डिफरेंस है 5.5 का, रियल में डिफरेंस है 2200 का। 2200 5.5 है, तो 1 की वैल्यू 400। और आपसे बोला है बी को प्रॉफिट कितना हुआ? तो बी का प्रॉफिट आएगा 1.5। 9 की चीज 10.5 पे, यानी 1.5 का प्रॉफिट। तो 1 की वैल्यू 400, तो 1.5 कितना? आंसर इज 600। खेला हो बे। ए को 16 लेकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 12.5% ज्यादा, इससे 16 2/3। बी ने सी को 16 2/3 यानी 1/6 ज्यादा पे बेचा। 1/6 होता है 1.5, तो 1.5 ज्यादा पे बेचा, इसलिए 10.5। और इनका रेशियो 5 और 8 बन रहा था, और इन्होंने बोला ए और ई बराबर है, तो सही है, दोनों 8 हो गए, अपना काम सही हो गया। क्वेश्चन ढंग से आपने पढ़ा होगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो हम आपको नहीं समझा सकते। आप प्रश्न पढ़ते नहीं हो, और पता नहीं आपका दिमाग कहां घूमने जाता है बार बार। हम्म। किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपए में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50% पुस्तकें निशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए? हम्म। यस ऋतुपर्णा जी, बहुत सारे बंगाली भी हैं अपने बैच में। देखो क्या हो रहा है, 500 बुक्स 20,000 में खरीदी, और वो उन्हें ऐसे प्रॉफिट पर बेचना चाहता है कि 50 पुस्तकें उसको निशुल्क पड़ जाएं। मतलब कुल मिला के 50 किताबें फ्री हो जानी चाहिए, है ना। तो 50 किताबें फ्री हो जानी चाहिए, इतना प्रॉफिट कमाना है 500 किताबों पर। यानी कुल मिला के बहुत ज्यादा मेहनत मत करो भाई, 10% प्रॉफिट पर बेचो। अच्छा, 50 किताबों का प्रॉफिट कमाना है ऑन 500 मल्टीप्लाई बाय 100। 10% के प्रॉफिट पे जाए, काम खत्म। ओके, कोलकाता भी बुक पहुंच गई है, ठीक है। रेडी? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 130। अंकित मूल्य पर 7 1/7% की छूट प्रदान करता है, इसके बावजूद 16 से ही 2/3% का लाभ कमाता है। दुकानदार ने वस्तु 17.55 में खरीदी थी, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? बोलिए।
वेरी गुड, खुशबू जी ने आंसर दे दिया है। समझें, हम ये सवाल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले हमने जो किया था और इस सवाल में जो है उसमें मात्र इतना डिफरेंस है कि इसमें परसेंटेज थोड़े से फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं। याद करिए, आपको कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट देना है फिर भी प्रॉफिट हो जाए, और चीज की कॉस्ट प्राइस इतनी है तो अंकित मूल्य क्या होगा। याद करो, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट हमेशा नीचे, प्रॉफिट हमेशा ऊपर, इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस। ये आपको मैंने बताया था क्या, है ना। तो अब मुझे बताओ कि यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना है 1755, आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हो 7 1/7 का डिस्काउंट। 7 1/7 के डिस्काउंट का मतलब होता है कि 14 पर 1 का डिस्काउंट, तो ये आएगा 13/14, 13/14। ठीक है, डिस्काउंट सॉरी नीचे आएगा 13/14, 13/14, 14 पर 1 का डिस्काउंट, 14 पर 1 का डिस्काउंट, 13/14। और कितने का प्रॉफिट अर्न करना है 16 2/3 का, विच मींस 1/6 का, 6 पर 1 का प्रॉफिट, ऊपर आएगा 7/6। इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। नहीं आया समझ में? डिस्काउंट नीचे, प्रॉफिट ऊपर। 14 पर 1 का डिस्काउंट, 6 पर 1 का प्रॉफिट। 14 में 1 जुड़ा 13, 14 में 1 गया 13, इसमें ये प्लस होगा, प्रॉफिट है तो ये माइनस होगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1755 इंटू, देखो 7/6 का 7 ऊपर 6 नीचे, 13/14 का 13 नीचे, 14 ऊपर। नाउ सॉल्व दिस। आप इसको आराम से सॉल्व करिएगा, यू विल गेट 2205। दिस इज योर आंसर। दिस विल बी मार्क्ड प्राइस ऑफ क्वेश्चन, B is answer. आया भाई? ठीक है, सब जो आपको पहले पढ़ाया है अब बस वही काम आ रहा है। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, रेगुलर आपने पढ़ा है, तो कहीं दिक्कत आनी ही नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। देखिए, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी में बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? आपको सेम क्वेश्चन बेसिक वाले क्वेश्चंस में मिला था, आपने पढ़ा भी होगा। हम इसको एकदम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, 14 घड़ी को बेचा है ना, 14 का जो सेलिंग प्राइस है, तो मैंने आपसे कहा था अगर 14 को बेचा तो 14 को खरीदा भी होगा, और 4 के क्रय मूल्य का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट है तो प्लस 4 वॉचेस के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर। समझ में आ रही है बात? 14 घड़ियों का जो सेलिंग प्राइस है तो 14 खरीदी भी होगी, और 4 के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस के साथ क्या जुड़ जाएगा? प्रॉफिट यानी प्लस। क्लियर है बात इतनी? तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे कि भैया 14 का जो सेलिंग प्राइस है वो 18 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी आपने 18 वॉचेस जितने में खरीदी होंगी उतने में आपने 14 वॉचेस बेच दी। अब इन्होंने बोला कि हर घड़ी को आपने 450 में बेचा, तो देखो 14 वॉचेस में से ईच वॉच आपने 450 में बेची, तो वो 18 को ईच जो खरीदा होगा उसी के तो बराबर होगा, है ना। हर वॉच 450 की, तो आपने 14 वॉचेस बेची, और ये जो पैसा है वो उसी के बराबर होगा जितना आपने 18 वॉचेस को खरीदने में लगाया होगा। तो 14 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू एक्स, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच। सो 9 2 जा 9 5 जा 2 7 जा 350 की ईच वॉच थी,
दिस इज योर आंसर 350। आया समझ में? वेरी गुड। अच्छा हर्ष, मजा आया? ठीक है भाई, ओके है। नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़ो, इसका आंसर आपसे बनेगा। हाँ, 150 से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा अगर 15 पुस्तकें बेची जाए। देखो, आपने 150 से लेकर 250 सॉरी 300 रुपए तक में आपने किताबें खरीदी, ये हो गया खरीदने का। और जब बेचने की बारी आई तो आपने 250 से लेकर 350 रुपए तक किताबें बेची। तो 15 किताबों को बेचने पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है ना? अधिकतम लाभ क्या हो सकता है, यह आपसे पूछा गया है। देखो, आप एक बात समझो, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब आप कम से कम में खरीदोगे और अधिक से अधिक में बेचोगे, तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कम से कम में खरीदा, अधिक से अधिक में बेचा, तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। भाई, सबसे कम से कम की किताब क्या हो सकती है? 150 की। और सबसे महंगा कितना बेच सकते हो? 350। तो आप बहुत ज्यादा कमाओगे, तो आप एक किताब पे 200 रुपए कमा सकते हो। इससे ज्यादा प्रॉफिट आप कमा नहीं सकते। भाई, इससे कम में खरीद नहीं रहे हो, इससे ज्यादा में बेच नहीं सकते। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है एक बुक पर, वो 200 का। तो 15 किताबों पे कितने का? 3000 का। 3000 आपका आंसर आएगा। कम से कम में आप खरीद सकते हो 150 और मैक्सिमम में बेच सकते हो 350। 200 का प्रॉफिट एक बुक पर मैक्सिमम पॉसिबल है, तो 15 बुक्स पे कितने का प्रॉफिट पॉसिबल है? 200। सिंपल था, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक घर एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई, दुकान पर 20% का लाभ हुआ। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा? बहुत ही अद्भुत सवाल है। आपको लगेगा सर ये तो थोड़ी देर पहले किया तो था, 20 और सेम आ जाए तो 4% का लॉस, लेकिन उसका क्या करोगे? ऑप्शन रुपए में है। जब रुपए में ऑप्शन आ जाए तो रुपए को लेना पड़ता है। 4% का ओवरऑल लॉस लॉस हुआ, लेकिन उसका क्या करोगे? हम्म, बताओ आंसर। करेक्ट। देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। आपको पता है कि एक जगह 20% का लॉस है और प्रॉफिट है ना? एक पर लॉस हुआ, 5 पर 1 का लॉस हुआ, और एक पर प्रॉफिट हुआ तो 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, है ना?
एक पर लॉस हुआ और एक पर प्रॉफिट हुआ, ये बात क्लियर है। और हर मकान और दुकान को 1 लाख में बेचा, इससे इनडायरेक्टली हमें यह समझ में आ रहा है कि यहां पे हमें सेलिंग प्राइस सेम है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो एक काम करते हैं, दोनों को सेम बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये भी क्या मल्टीप्लाई तो सब में होगा, तो ये बनेगा आपका 15 और 12, और ये आपका बनेगा 10 और 12। क्लियर है भाई? यानी आपने दोनों को खरीदा होगा 25 में और दोनों को बेचा होगा 24 में, दोनों को खरीदा होगा 25 में, दोनों को बेचा होगा 24 में। अब बात समझना, दोनों को आपने बेचा है 2 लाख में, दोनों को आपने बेचा है 2 लाख में, ये सोल्ड प्राइस है ना, और दोनों को आपने बेचने का रेशो कितना है, 24 का है। लेकिन उन्होंने बोला है कि सौदे में परिणाम क्या रहा, अपने हाथ में क्या आया, तो हमारे हाथ में आया 1 का नुकसान, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 का, तो 2 से कैंसिल होगा ये 12 बार, तो 1/12 लाख का नुकसान हुआ, ये आपका आंसर है। 1/12 लाख का लॉस, नुकसान। आया समझ में? दोनों को आपने 1-1 लाख में बेचा, दोनों को आपने 1-1 लाख में बेचा, यानी आपने कितने में बेचा, 2 लाख में। ये सेलिंग है, ये कॉस्ट है, ये सेलिंग है, तो 2 लाख में बेचा और रेशो में 24 में बेचा, तो ये 24 के बराबर है। तो ओवरऑल आपको कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, 1 का, तो 1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 1/12 लाख, 1/12 लाख। आया? ठीक है, और एक तरीका अभी अभी दिमाग में लैंड करा है, मैं आपको उससे और बताऊं क्या? ठीक है, एक तरीका आपको और बताता हूं जो इससे कई गुना शॉर्ट हो गया, जो अभी अभी दिमाग में आया है। देखो, हमें पता है कि अगर एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस हो तो हमें 20 का स्क्वायर अपॉन 100, मतलब मुझे पता है कि यहां पे 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। अब हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, 4% का लॉस हुआ, यानी हमने 96% में बेचा, जो अपने आप में 2 लाख के बराबर है। अपने आप में क्या है, 2 लाख के बराबर है ना भाई। ये भी, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और दोनों को आपने 1 लाख ईच, 1-1 लाख में बेचा, यानी वो 2 लाख के बराबर है ना। तो ये जो 96% है, ये 2 लाख के बराबर है। तो 2 लाख अगर 96 के बराबर है तो 100% कितना, लेकिन 100 करने से तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा। आपसे बोला है इस सौदे का परिणाम बताओ, व्हाट वाज द रिजल्ट, तो रिजल्ट तो लॉस आया ना, रिजल्ट तो लॉस आया, तो हम यहां पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 से कैंसिल होगा ये कितनी बार, 48 बार, और 4 से कैंसिल होगा 12 बार, 1/12 लाख का सीधा सीधा घाटा, ये आपका आंसर है। इससे करिए, मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आया समझ में भाई? 96% में बेचा, विच इज इक्वल टू 2 लाख, तो 2 लाख 96% है, तो हमें तो लॉस बताना है कि कितने का लॉस हुआ, यानी मल्टीप्लाई बाय 4। सॉल्व करेंगे, आंसर इज 1/12 लाख। इससे करते हैं, रेशो से ज्यादा इजी रहेगा। एकदम से दिमाग काम किया कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, रेशो से भी आसान तरीका मुझे लगता है ये रहेगा। ठीक है, चलो बढ़िया है, ऐसे आविष्कार होते रहते हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते ही कई बार कुछ दूसरे लॉजिक्स पकड़ में आ जाते हैं। 134,
कलम का विक्रय मूल्य बट्टा का 7 गुना है, छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत का आधा है। छूट का लाभ देखो, एक आएगा कॉस्ट प्राइस, एक आएगा सेलिंग प्राइस, एक आएगा मार्क्ड प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस होता है प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों का डिफरेंस होता है डिस्काउंट। वेरी बेसिक थिंग है ना। हाँ, आपसे बोला है विक्रय मूल्य बट्टा का 7 गुना है ना। बट्टा का 7 गुना है, इसका मतलब कि अगर एक का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस 7 होगा। एक का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस 7 यानी मार्क्ड प्राइस 8। 8 से एक पर डिस्काउंट देके ही 7 आया होगा। और डिस्काउंट प्रतिशत लाभ प्रतिशत का आधा है, मतलब प्रॉफिट जो है डिस्काउंट प्रॉफिट का आधा है। तो अगर प्रॉफिट 2 का होगा तो डिस्काउंट 1 का होगा, और यहां कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 5 आएगा। आया समझ में, है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो उसका रेशो आपसे पूछा है, वेरी सिंपल 5:8। नहीं, छूट का लाभ से प्रतिशत बताना है, सॉरी, डिस्काउंट का प्रॉफिट से रेशो बताना है बस। डिस्काउंट है 1 तो प्रॉफिट है 2। ये तो अपन लोग नहीं, यहां पे ना थोड़ा क्वेश्चन गलत है ये तो, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहां पे आप ऐसा कर लो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग मार्क्ड प्राइस का रेशो बताइए। फाइंड रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस, ऐसा होना चाहिए तो ही वो सही रहेगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 5, मार्क्ड प्राइस आ जाएगा 8। क्योंकि जो इन्होंने डिस्काउंट और प्रॉफिट का पूछा है वो तो वैसे ही पता चल रहा है कि डिस्काउंट प्रॉफिट का हाफ है, तो वो तो वैसे भी पता चल रहा है 1:2 है, तो वो गलत होगा। आपसे कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का आंसर पूछा होगा, वो आएगा 5:8। यहां से 2 हटा देना, ठीक है। मेन तो आप प्रश्न की भावनाओं को समझ लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग एरर भी है। जयदीप, बैंकिंग के लिए कोई कंप्यूटर कोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी करना है तो कोई भी नॉर्मल सा कर लो, बट नॉट मैंडेटरी। आया भाई। इन्होंने बोला कि डिस्काउंट से 7 टाइम्स सेलिंग प्राइस। अगर मैं डिस्काउंट को 1 मानूं तो ये 7 है, अगर ये 7 है, 1 का डिस्काउंट दिया तो ये 8 होगा, और डिस्काउंट प्रॉफिट का हाफ है तो ये 2 होगा, तो ये 1 होगा। और यहां 2 कब आएगा, जब यहां 5 आएगा, तो 5 + 2 7। अच्छा, क्या बात है टिकेश्वर, कांकेर से हैं आप। हम्म, आबकारी की लास्ट डेट क्या है, आज ही है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है। उसे पूरे सौदे पर 25% का लाभ हो जाता है। बताइए 1 किलो के स्थान पर कितना वजन का प्रयोग करे। देखो, हम आपको इसको बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं। आपसे कहा गया है 25%, जिसका मतलब होता है 1/4, है ना। हमेशा जो 1000 ग्राम रहेगा ना, उसको इस रेशो में बांट लेना, ठीक है। हमेशा जो 1000 ग्राम रहेगा उसको 1 और 4 के रेशो में बांट लेना, ठीक है। तो आप 1 और 4 के रेशो में बांटोगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। 1 की वैल्यू 200। अगर 1 की वैल्यू 200 होगी तो 200 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे और 200 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी जो सज्जन है 1 किलो के स्थान पे कितने का वजन का प्रयोग कर रहे हैं,
तो वो 1 किलो की जगह कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। ये आपका आंसर आएगा। 200 ग्राम की वो चोरी कर रहा है, यानी वो 800 ग्राम दे रहा है। ये आपकी बात हो जाए, इतना वो दे रहा है और इतने की चोरी कर रहा है। तो कभी भी कुछ भी आए, जो रेशो है उस रेशो में 1000 ग्राम को डिवाइड कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। आया समझ में? एक सवाल हम आपको और देते हैं, एक और देखिए। हाँ, हो गया। सब कुछ देखने के बाद पता चला कि 42.6/7% की चोरी कर, सॉरी, लाभ वो कमा रहा है। अब बच्चे बच्चे को पता है कि इसके फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो अपने आप में 3/7 होती है, 3/7 होती है। अगर आप 1000 ग्राम को इसमें डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 300 और ये आएगा आपका 700। यानी वो 1000 में से 700 दे रहा है, 300 की चोरी कर रहा है, 700 ग्राम का प्रयोग वो कर रहा है। 700 इज आंसर। ठीक है, बात यहां तक? आइए और आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, बड़ा मजा आया, मुंह में पानी आ गया। गुलाब जामुन एक प्रसिद्ध भारतीय मिठाई है जो चीनी और आटे के 3 और 5 के अनुपात से बनी है। गोकुल गुलाब जामुन 15 रुपए और प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। आटे की कीमत का चीनी की कीमत से अनुपात 3 और 7 है। 66.2/3% का लाभ कमाता है। चीनी का क्रय मूल्य क्या है? समय का थोड़ा सा अभाव है ना, इसको अब आपको कल बताएंगे। गुलाब जामुन खाने के लिए आपको अब 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। कल आपको गुलाब जामुन खिलाएंगे, है ना। आप इसको करने का प्रयास करिए, नहीं तो कल हम आपको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन फिलहाल हम दे रहे हैं आपको होमवर्क में, इसको कल चर्चा में लाते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, आज रात को अपना नया एक अनाउंसमेंट है, तो बहुत जल्द आपको पता होगा कि न्यू ईयर आ रहा है और उसको लेकर विनर्स की ऐप पर कुछ ऑफर्स आएंगे, तो उसकी जानकारी आज रहेगी। तो आपके अगर कोई भाई बंधु को कोर्स लेना है तो अच्छा समय है, न्यू ईयर पे वो ले सकते हैं। उसकी जानकारी आज रात 8 बजे में देने के लिए लाइव आऊंगा, है ना, उसमें आप लोग आना। बाकी कल अपनी मुलाकात होती इसके आगे। गुलाब जामुन ड्यू रही, कल आपको नए साल की खुशी में गुलाब जामुन खिलाई जाएगी, मैथ्स के, गणित के माध्यम से। ठीक, चलो, ओके,
ठीक है भैया, चलो विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, कल मिलते हैं अपने समय पर, टेक केयर।